हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट। मींस प्रोटीन्स से जो प्रोटीन को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको हम देखेंगे। फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोटीन में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से 8 कैटेगरीज में प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया गया है। पहला है ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन। नेक्स्ट इज द थेरापेटिक एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स। थर्ड थेरापेटिक हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। Fourth, regulatory factors. Fifth, analytical application. Sixth, industrial enzymes. Seventh, functional non-catalytic proteins. Eight, nutraceutical proteins. So एक एक करके हम पढ़ते हैं। Blood products and vaccine. Blood carries out several functions and is one of the most mediums for transportation in animals. तो ब्लड, ऐसा कि हम लोगों को पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्लड, एंड ये पूरी बॉडी में घूमता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये हर जगह जाता है, हर टिश्यू, हर सेल के पास। ठीक है, तो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेमाटोपोइसिस, मतलब हेमाटोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स क्या होती है हमें पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये जो है सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं एंड इनका अलग अलग फंक्शन होता है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, प्लेटलेट्स ब्लड की कोगुलेशन यानी कि हीलिंग में मदद करता है, कहीं कट लग गया तो वहाँ पे ब्लड को कोगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये सेल्स होते हैं। हेमाटोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है, और देन एज वेल एज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर हम हेमाटोपोइसिस और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इन सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो ये लेड कर सकता है टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल यूजफुल प्रोटीन्स। ठीक है, ये जैसा कि हमें पता है सेंट्रल डॉगमा के बारे में, यानी कि डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। तो ज़्यादातर ना जो हमारी बॉडी में एवरीथिंग है, जो भी कुछ, तो वो सब बना हुआ है प्रोटीन से। तो ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन में जैसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इन सब का ये कैसे बनते हैं एंड ऑल दिस स्टडी, इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें न्यू डिस्कवरी ऑफ यूजफुल प्रोटीन्स की तरफ ले जा सकता है। यानी कि हम यूजफुल प्रोटीन्स को आइसोलेट भी कर सकते हैं। सेवरल प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड एंड प्लाज्मा हैव बीन कमर्शियली अवेलेबल फॉर डिकेड्स। तो कुछ प्रोटीन्स हमारे ब्लड में से और प्लाज्मा में से अवेलेबल यानी कि आइसोलेट की गई हैं फॉर द यूज़। While these products have traditionally been obtained from blood donated by human volunteers, some are now produced by recombinant DNA technology. For example, factor 8 for treatment of hemophilia A, factor 9 for treatment of hemophilia B, hepatitis B vaccine for prevention of hepatitis. तो पहले हम जो ह्यूमन जो हैं ब्लड डोनेट करते थे उससे हम लोग वो निकालते थे, जो भी प्रोटीन्स जो यूज़फुल हैं वो निकालते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। बट अब हमें रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम उसको यूज़ करके ये सब प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो प्रोडक्ट्स जैसे फैक्टर 8 जो यूज़फुल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता ना, फैक्टर 8 एब्सेंट रहता है तो हीमोफीलिया ए होता है, फैक्टर 9 एब्सेंट होता है तो हीमोफीलिया बी होता है, दोनों में ही ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो हम उस पर्सन को ये फैक्टर 8 दे देंगे, मतलब ये हमने प्रोडक्ट बना लिया, यूज़फुल है, ये ब्लड में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रोडक्ट है, तो उससे हम लोग मतलब उससे यूज़फुल ब्लड से हम यूज़फुल प्रोटीन्स ये सब आइसोलेट करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये याद रखना। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी बनाई है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस। तो ये हो गया ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन, ये एग्जाम्पल से ये लर्न करके रखना। नेक्स्ट है थेरापेटिक एंटीबॉडीज़ एंड एंजाइम्स। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी फॉर थेरापेटिक पर्पस। जैसा कि हमें पता है कि पॉलीक्लोनल यानी कि मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी और वो डिफरेंट एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके उनको किल करेंगे। तो एंटीबॉडीज़ का तो हमें फंक्शन पता ही है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करना एंड उनको डिस्ट्रॉय करना। सो ये तो यूज़ हुई है। मोर रिसेंटली monoclonal antibody preparation as well as antibody fragment produced by recombinant DNA technology have found therapeutic use. तो monoclonal antibody हमने प्रिपेयर किया है यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी आरडीएनए नहीं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये एनिमल सेल कल्चर में ये पढ़ाया है मैंने, ठीक है, वहाँ पे देख लेना। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसमें एक ही टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक टाइप की। पॉलीक्लोनल में पॉली मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होंगी, इसमें एक ही टाइप की एंटीबॉडी होगी एंड वो एक ही टाइप के एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, और हाँ,
एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स, ये दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, एंड इन दोनों का ही थेरापेटिक यूज़ है, यानी कि फॉर द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर TPA, ये प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर देता है ब्लॉक्स, यानी कि आर्टरी में जो ब्लॉक्स बनती है ना, फिर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, देन हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हमने टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर बनाया है। ये हम अगर पर्सन को दे देंगे तो ये क्या करेगा, वो ब्लॉक है जो इसको डाइजेस्ट कर देगा एंड आर्टरी को खोल देगा। तो इससे हम मायोकार्डियल इन्फार्केशन मीन्स हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो ये पहला हो गया यूज़, ये प्रोटोलिटिक एंजाइम है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी OKT3 यूज टू प्रिवेंट रिजेक्शन फॉलोइंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज द एंटीबॉडी ब्लॉक्स दोज इम्यून सेल्स विच अटैक फॉरेन ग्राफ्ट। तो ये दोनों के बारे में एनिमल सेल कल्चर में जो लास्ट वाला चैप्टर है अपना, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, मतलब उसमें डिटेल में ही दिया है। तो ये सब अभी लर्न करना है। OKT3 जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसको हम पर्सन को देते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को देते हैं। और ये क्या करता है, उन T सेल्स को ब्लॉक कर देता है जो यानी कि जो फॉरेन ग्राफ्ट को अटैक करते हैं उस पर, क्योंकि ना हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म है कि खुद के सेल्स को वो आइडेंटिफाई कर सकती है। तो फॉरेन ग्राफ्ट यानी कि दूसरे पार्टिकल्स जब बॉडी में आते हैं तो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो ऐसे तो ये किडनी जो ट्रांसप्लांट हुई है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसीलिए हम OKT3 क्या करता है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो ब्लॉक कर देता है उन इम्यून सेल्स को, यानी कि इम्यून सेल्स यहाँ पे T सेल्स होती हैं, ठीक है, 2 टाइप की सेल्स होती हैं ना इम्यून सेल्स, B सेल एंड T सेल। तो T सेल को ब्लॉक करती हैं क्योंकि वही जो है ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। तो ये थेरापेटिक एंटीबॉडीज़ एंड एंजाइम्स में 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए, एंटीबॉडी का भी पढ़ लिया एक और एक एंजाइम का भी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किडनी जैसे फॉरेन ग्राफ्ट के रिजेक्शन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। देन है थेरापेटिक हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। अब हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम। अ नंबर ऑफ हार्मोन प्रिपरेशन have been used clinically for many decades. Though insulin was prepared from pancreas of cow and pigs, the ability of genetically transfer human insulin gene into bacteria and ability to modify amino acid residue protein engineering has facilitated the development of modified forms which are faster acting like humulin, ठीक है। तो देखो पहले जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं था तब क्या करते थे हम, काऊ और पिग के इंसुलिन से हम लोग पैनक्रियाज को इंसुलिन को आइसोलेट करते थे पैनक्रियाज से। तो इसके लिए इन लोगों को मारते भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ जाते थे एंड एवरीथिंग ऑल। देन ये किसी और की बॉडी का है, जैसे काऊ एंड पिग का है, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज करता था मैनी में जिनको दिया जाता था ये। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अब हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन बना सकते हैं। ये तो अब सबको पता ही होगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमुलिन का, जो मतलब इंसुलिन है ये उसका नाम है। और ये जो इंसुलिन है मतलब ये अच्छा फास्टर वर्क करती है दैन द प्रीवियस वन, यानी कि जो काऊ और पिग से आइसोलेट किए जाते थे उससे फास्टर वर्क करती है। ह्यूमुलिन एक्ट इन 15 मिनट, 15 मिनट में ही अपना जो काम है वो करने लग जाती है। वहीं पे पिग इंसुलिन जो है वो 3 आवर लेता था काम करने के लिए। वाह, 3 आवर में वो मतलब अपना काम करेगा। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को कम करना, वही। Another growth factor, platelet derived growth factor has been approved for diabetics who develop skin ulcers. तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको स्किन अल्सर्स होते हैं, ठीक है। स्किन अल्सर्स मतलब वही छाले टाइप के, ठीक है। तो उनको हम दे सकते हैं ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट डिराइव्ड है और ये अप्रूव्ड है फॉर डायबिटिक पेशेंट जिनको स्किन अल्सर हो जाते हैं। तो ये उनके लिए अच्छा काम करता है, मतलब ठीक करता है उन्हें। यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें ही यानी कि ऐसे एग्जांपल्स को पढ़ रहे हैं जो थेरापेटिक हैं। ऐसे अलग अलग थेरापेटिक एंजाइम, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमें लर्न करते हुए जाना है। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अभी तक। सेवरल अदर ग्रोथ फैक्टर्स आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, थेरापेटिक, हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर्स का। नाउ रेगुलेटरी फैक्टर्स। Several new regulatory factors were discovered that did not fit the classical definition of hormones. Initially they were known as cytokines. तो कुछ हमें रेगुलेटरी फैक्टर्स यानी कि डिस्कवर हुए बॉडी में जो हॉर्मोन्स तो नहीं थे, ठीक है। तो हम उनको साइटोकाइंस बोलते थे। दे वर नोन बाय साइटोकाइंस एंड इसके अंदर दीज इंक्लूड इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो दीज आर द रेगुलेटरी फैक्टर्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स के बारे में तो पता ही होगा, बट मीन्स उसमें जब वायरसेस अटैक करते हैं तो
जो इफेक्टेड सेल है वो इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करता है, जिससे जो आसपास उसके नेबर वाले सेल्स हैं उनको सिग्नल मिल जाता है कि हमें प्रिपेयर होना है फॉर द अटैक, ठीक है, क्योंकि वायरसेस ने अटैक किया है। तो इंटरफेरॉन्स सिग्नल्स इंटरफेरॉनिक सिग्नल है जो रिलीज होता है बाय द इफेक्टेड वायरल सेल, ठीक है, जो सेल हमारी बॉडी में इफेक्ट हो गया होता है बाय द वायरस, तो इंटरफेरॉन्स रिलीज होता है करता है। तो ऐसे और भी फैक्टर्स हैं, इन लोगों का अलग अलग रोल है बॉडी में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रेगुलेटरी फैक्टर में क्या क्या आते हैं, तो इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इन सब के बारे में डिटेल में नहीं दिया तो डिटेल में पूछेगा भी नहीं। एंड अगर आपको नॉलेज लेनी है देन यू कैन सर्च। द इंटरफेरॉन फैमिली ऑफ INF, अल्फा, बीटा एंड गामा हैव फाउंड वाइड स्प्रेड थेरापेटिक एप्लीकेशन। तो इंटरफेरॉन फैमिली में, इंटरफेरॉन मैंने बताया क्या था उसका वर्क, उसमें अलग अलग फैमिली है, जैसे INF, अल्फा, बीटा और गामा। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे इंटरफेरॉन अल्फा जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस C में यूज़ होता है। बीटा जो है, इंटरफेरॉन बीटा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नर्व डीजेनरेशन होता है, यानी कि नर्व सेल्स जो होती हैं उनके डीजेनरेशन में हेल्प करता है। मींस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करने लगता है ऑन द न्यूरॉन्स। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, तो नर्व को डीजेनरेट करता है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन बीटा हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। वैसे ही इंटरफेरॉन गामा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटोस डिसीज़। ओके, ये सब बस लर्न कर लेना है। इन सब डिसीज़ के बारे में डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। मीन्स इफ़ यू वांट टू ऐड नॉलेज देन यू कैन सर्च। एनालिटिकल एप्लीकेशंस में एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ हैव फाउंड अ रेंज ऑफ एनालिटिकल एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। तो एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़ इसको हम यूज़ कर रहे हैं एनालिटिकल एप्लीकेशन में, जैसे डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, यानी कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है तो उसको पता लगाना। जैसे एग्जांपल के लिए हेक्सोकाइनेस फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन सीरम। तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं हम फॉर, यानी कि सीरम में कितना क्वांटिटी में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके लिए। देन यूरिकेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं फॉर यूरिक एसिड लेवल इन सीरम में यूरिक एसिड का लेवल कितना है उसको चेक करने के लिए। देन हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन एलाइजा टेक्निक सबको पता होगी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखते हैं इसमें। तो इसमें एंजाइम यूज़ होते हैं हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडाइज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। सी अभी तक हमने बहुत ही मतलब ये जो एंजाइम्स के नेम, ये एवरीथिंग, ये सब लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। सो ये इन सब के ना एक टेबल बना लेना जिससे बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करना, ठीक है। एंड ये इधर से क्वेश्चन आता है, ये सब एंजाइम्स के नेम, एवरीथिंग, रेगुलेटरी फैक्टर्स के नेम, इनके ट्रीटमेंट, इन सबको लर्न करना है, ठीक है। ये एंजाइम्स की बात होगी। एनालिटिकल एप्लीकेशन हो गया प्रोटीन का, यानी कि हम डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स को। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, प्रोटेलिटिक एंजाइम कॉन्स्टिट्यूट एन 800 crore एनुअल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। दे फाइंड एप्लीकेशन इन बेवरेज इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ब्रेड एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, चीज़ प्रोडक्शन, लेदर प्रोसेसिंग एंड मीट इंडस्ट्री। तो इन सब चीज़ों में हम एंजाइम का यूज़ करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, एल्कलेज एंजाइम जो है यूज इन सोप इंडस्ट्री, पैपेन used in beverage industry, glucose isomerase used in confectionery industry and chymosin used in cheese industry, ठीक है। इनका अलग अलग रोल है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। नाउ लास्ट है फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स। फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स आर दोज विच हैव प्रॉपर्टीज सच एज इमल्सिफिकेशन, जेलेशन, वाटर बाइंडिंग, विपिंग एंड फोमिंग। ये सब वहाँ पे आ गया। जैसे केक बनाने में जो विप क्रीम यूज़ होती है उसको देखा होगा ना, तो वो उसमें क्या करता है, विपिंग, कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें विपिंग, तभी तो वो फोम लाइक, यानी कि जो विप क्रीम है वो ऐसी एकदम फ्लफी सी हो जाती है। तो नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स जो होती हैं उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर सच एज इमल्सिफिकेशन, मतलब कि जैसे इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करना, जैसे वाटर एंड ऑयल मिक्स तो होते नहीं है, तो हम इमल्सिफिकेशन एजेंट कुछ यूज़ करके हम उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। दैट इज़ द इमल्सिफिकेशन। जो मियोनीस होती है ना, जैसे वो ऐसी होती है, आई थिंक इससे ही बनती है मियोनीस। देन जिलेशन, यानी कि लिक्विड जो है जेल, उसको जेल में कन्वर्ट करना, जैसे जेली केक खाया होगा, ठीक है। देन वाटर बाइंडिंग, वाटर को पकड़ के रखना, बाइंड करके रखना, जैसे वो ऑर्गेबीज की जो बॉल्स होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके बड़ी हो जाती है ना, वो तो वाटर होल्ड करती हैं। फिर विपिंग, जैसे विप क्रीम का एग्जाम्पल दे दिया। फिर फोमिंग, ये सब होती हैं नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
टेबल 2 में ये सब दिया हुआ है, देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल कपा casein, a component of casein is involved in micelle stabilization of milk protein and keep the protein suspended uniformly in milk because it behaves like a lipid molecule. 2/3 of the protein is hydrophobic. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कपा कैसीन का, जो ये कंपोनेंट है केसीन का, यानी केसीन कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में, जो इन्वॉल्व है इन मिसली स्टेबलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है उसको सस्पेंडेड रखता है यूनिफॉर्मली इन द मिल्क, यानी कि उसको कोगुलेट नहीं होने देता। ठीक है, तभी तो हमें मिल्क वो आता है, नहीं तो फिर जब हम विनेगर डालते हैं तो वो नहीं होता, प्रोटीन अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो ये कैपेकेसिन जो है ये मिसली स्टेबलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है, और जो प्रोटीन्स है उसको सस्पेंडेड रखता है, यानी कि मिल्क में कोगुलेट नहीं होने देता, सस्पेंडेड रखता है यूनिफॉर्मली इन द मिल्क। और यहाँ पे ये एक और बात पता चली है कि क्योंकि मिल्क जो है वो मिल्क प्रोटीन जो है बिहेव करता है एज अ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है, और सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल होता है ना, टेल होती है, एंड जो वाटर नॉन लविंग होती है, वाटर से दूर भागती है, एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर लविंग होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो वाटर नॉन लविंग होता है, वाटर से दूर भागता है। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, और यहीं पे ये कपाकेसिन जो है ये स्टेबलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है इसीलिए। और यहाँ पे ये बताया गया है कि 2/3 जो है ऑफ द प्रोटीन इज़ हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर नॉन लविंग, वाटर से प्यार नहीं है, वाटर से दूर भागते हैं। द फूड इंडस्ट्री हैज़ एक्सप्लॉइटेड दीज नॉन कैटालिटिक प्रोटीन एज इलस्ट्रेटेड इन बिलो टेबल। तो फूड इंडस्ट्री में इन फंक्शनल नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स का बहुत यूज़ है, टेबल में जो दिया हुआ है देखते हैं। सो इधर फंक्शनल प्रॉपर्टी दी है, देन मोड ऑफ एक्शन इधर दिया है, एंड देन फूड सिस्टम, यानी कि उसको हम कहाँ कहाँ किस फूड में यूज़ करते हैं। तो फंक्शनल प्रॉपर्टी में विपिंग एंड फोमिंग में फॉर्म स्टेबल फिल्म, यानी कि वो फंक्शन क्या करता है कि फॉर्म करता है स्टेबल फिल्म, जैसे कि उसको स्टेबल रखता है। ठीक है, जैसे विपिंग क्रीम को कभी देखा होगा, तो जब हम उसको विप कर देते हैं देन एकदम फोमी सा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर जब हम बाउल को उल्टा करते हैं तब भी वो गिरता नहीं है, तो स्टेबल फिल्म फॉर्म करता है। यूज़ होता है इन द एगलेस केक्स, डेजर्ट में, विप्ड टॉपिंग में। ठीक है, इमल्सिफिकेशन में फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ फैट इमल्शंस, जैसे मेयोनीज में मैंने जो बताया था एग्जाम्पल, उसमें ऑयल एंड शायद मिल्क वाटर, कभी इसको ना यूज़ उसमें करना मिक्सचर ग्राइंडर में थोड़ा सा मिल्क एंड मिल्क नहीं, वाटर एंड ऑयल को थोड़ा डालना, एंड देन उसको चलाना मिक्सचर ग्राइंडर को, यू फाइंड कि मिल्क ही टर्न हो गया, एंड धीरे धीरे वो मेयोनीज का जैसा टेक्सचर नहीं होता वैसे हो जाता है, तो इसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ फैट इमल्शंस, तो ये करता है इमल्सिफिकेशन में, ये यूज़ होता है इन द वेजिटेरियन सॉसेज, सैलड, ड्रेसिंग, कॉफ़ी वाइटनर, सूप, केक, इन्फेंट फूड, फार्मूलाज, बिस्किट। जेलेशन यानी कि जेल में कन्वर्ट कर देना। प्रोटीन मैट्रिक्स फॉर्मेशन एंड सेटिंग, यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें होता है प्रोटीन मैट्रिक्स फॉर्मेशन एंड सेटिंग, यानी कि प्रोटीन को सेट कर देता है। इसका यूज़ करते हैं हम मीट, बेक्ड गुड्स, चीज़ में विस्कोसिटी, थिकनिंग, वाटर बाइंडिंग, सूप, ग्रेवी, सैलड ड्रेसिंग, वाटर बाइंडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, entrapment of water, meat, sauces, cake, bread. Then solubility, protein solvation, beverages में यूज़ होता है. Browning undergoes Maillard reaction. On heating, amino acid of the protein react with aldehyde group of sugar. Bread, biscuit, confections. Flavor and aroma, lactose react with milk protein. मतलब फ्लेवर और अरोमा देने के लिए इसमें मिल्क प्रोटीन जो है वो उस लैक्टोज जो है वो रिएक्ट करता है विद द मिल्क प्रोटीन, इससे फ्लेवर और अरोमा आता है, जैसे बेक्ड गुड, बिस्किट, कन्फेक्शनरीज, इन सब में यूज़ होता है ये सब. सो इफ़ आई थिंक इसके मैं एक थोड़ा अलग वीडियो बना दूँगी डिटेल में थोड़ा समझाते हुए, बट इसमें है ना कि जो बुक में दिया हुआ है सिर्फ वही लर्न करना है. मैं आपको बस समझा दूँगी, देन लर्न तो करना है यही जो दिया हुआ है, ठीक है. वैसे इसमें कुछ है नहीं, कुछ है जो बहुत ही अलग सा दे दिया है इन्होंने, तो देखूँगी नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाएंगे देन इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे इस टॉपिक को जो टेबल 2 है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन्स. सो थैंक यू सो मच, एंड अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. थैंक यू.